हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड किया है, तो आप इस पेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अगला कोई भी वीडियो आए तो उसका प्रायर इंटीमेशन तुरंत मिल जाए। तो अब हम आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अपना टॉपिक है ब्लॉक क्रेडिट। कल लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था ब्लॉक क्रेडिट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। आज हम आगे चलते हैं उसके। आज हमारा टॉपिक है ब्लॉक क्रेडिट इन द केस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन अदर्स। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज एच है। जैसा कि अपने सबको पता है कि जीएसटी में सेक्शन 16 डील करता है क्रेडिट प्लान पे, कि आईटीसी आपको किस किस परिस्थिति में अलाउ है, वो डील करता है सेक्शन 16। सेक्शन 17 डील करता है ब्लॉक क्रेडिट में। तो ये एक प्रैक्टिकल सी बात है कि जीएसटी में आईटीसी का ही सारा गणित है। तो हमें आईटीसी कैसे लेना है, कब ले सकते हैं, इसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी चीज ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा आईटीसी ब्लॉक कब है, सेक्शन 17 में कब कैसे क्या ब्लॉक होगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज एच सिर्फ एक लाइन का ये सेक्शन है। ये बोलता है कि आईटीसी आपका कब ब्लॉक होगा। आईटीसी आपका ब्लॉक होगा इन द केस ऑफ गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। अब इसमें ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इनकी हम डिटेल में जाएंगे कि इनका क्या मतलब है, इनसे रिलेटेड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजंस हैं और वो अपने जीएसटी में कहाँ तक अप्लीकेबल है। तो पहला वर्ड है इसमें गुड्स लॉस्ट। गुड्स लॉस्ट का क्या मतलब है, इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाए तो इसका मतलब है कि जो गुड्स आपका खराब हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। स्टोलन, स्टोलन का मतलब है चोरी हो गया, और डिस्ट्रॉयड, खराब खत्म हो गया। तो इन तीनों वर्ड से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट ने क्या किया था, अलाउ किया था तो क्यों किया था, किस बेसिस पे किया था। सिंस की जीएसटी, एक्साइज, वेट और सर्विस टैक्स इनका एक्सटेंशन है, तो एज पर माय ओपिनियन एंड कोर्ट रूलिंग इनके इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो इक्वली जीएसटी पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो पहला अपना केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी 1995। ये मैंने गलत लिखा हुआ है, 2 मेंबर नहीं, डिविजनल नहीं, ये 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। केस क्या था, केस ये था कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी एल्यूमिनियम से डील करती थी। अब इनके क्या होता था कि सिंस एक मैन्युफैक्चर की ये हमेशा दिक्कत होती है कि जब वो अपना इनपुट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए डालता है तो कुछ ना कुछ उसको प्रोसेस लॉस होगा। ये इंडस्ट्री वाइज है, कहीं 1% होगा, 2%, 5% होता है ये। तो इस केस में डिपार्टमेंट का ये कहना था कि इन गुड्स से कोई आउटपुट निकला ही नहीं, तो इस पे सेनवेट अलाउ नहीं होगी। मैं कभी कभी सेनवेट, मोडवेट या आईटीसी वर्ड यूज दूंगा, तो इनका मतलब तीनों का एक ही है, क्योंकि पहले सेनवेट और मोडवेट वर्ड चलते थे, अब आईटीसी चलता है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो प्रोसेस लॉस है वो अलाउेबल है। मतलब आपने कोई 100 केजी किसी चीज के लिए डाले हैं, 90 केजी का आउटपुट आया है, 10 केजी का लॉस हुआ है ड्यू टू प्रोसेस, तो उस पे आईटीसी अलाउ है। डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकता कि भैया आपका तो 10 किलो वेस्ट हो गया तो उसको हम गुड्स डिस्ट्रॉयड में पकड़ेंगे, नहीं, वो डिपार्टमेंट उसको गुड्स डिस्ट्रॉयड में नहीं ले सकता, वो आपका नॉर्मल इनपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट केस है मैसर्स मल्टीमेटल वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है 1992 का। इसमें भी ऑलमोस्ट ये डिसीजन दिया गया है जो इंडियन एल्यूमिनियम में दिया गया था। ये एक्चुअल में सबसे पहला केस था 1992 का। इंडियन एल्यूमिनियम का जो डिसीजन था
वो इस केस के बेसिस पे था। इसमें इस केस का भी रेफरेंस लिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इट वाज द ड्यूटी पेड ऑन द इनपुट मटेरियल that was relevant, not the duty referable to the ultimate component of the final product। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक बंदे ने कुछ इनपुट परचेज किया है, उस पर ड्यूटी दी है, तो वो रेलिवेंट है, वो आईटीसी के पर्पज से। अब उसने जो अल्टीमेटली एंड यूज या एंड प्रोडक्ट बनाया है, उस पे कितना आया है, प्रोसेस लॉस हुआ है, वो प्रैक्टिकली रिलेवेंट नहीं है, तो इस केस में भी अलाउ किया था। फिर एक ट्रिब्यूनल का केस था, बहुत अच्छा केस था, रोलेक्स इलेक्ट्रो प्रोडक्ट वर्सेस सीसीई। ये सीएसटी ट्रिब्यूनल दिल्ली का केस है 2016 का। इसमें क्या किया कि केस में हुआ क्या कि जैसे स्टैंडर्ड समझो कहीं 10% प्रोसेस लॉस है, इस केस में कस्टमर का 20% था, तो डिपार्टमेंट ने आईटीसी डिसअलाउ कर दिया ऑन द बेसिस कि भैया इस प्रोडक्ट बनाने पे तो तुम्हारे अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबका 10% प्रोसेस लॉस होता है, तो तुम्हारा 20% है, तो भैया ये हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके प्रपोर्शनेट आईटीसी उन्होंने रिवर्सल मार दिया, मतलब सेनवेट। तो ट्रिब्यूनल ने हेल्ड किया कि डिपार्टमेंट के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो ये बता सके कि उसके पास माल आने के बाद वापस हटाए, रिमूवल हुआ है क्लिंडल साइट। तो सिंस डिपार्टमेंट के पास इसका कोई सबूत नहीं है, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी पे था, उसने वो दे दिया, मतलब उसने बिल दे दिए, लॉरी रिसिप्ट दे दी, वो सब दे दिया कि माल उसको आया है। तो इस केस में भी डिपार्टमेंट जो ट्रिब्यूनल था उसने एसएससी के फेवर में फैसला दिया था रोलेक्स इलेक्ट्रो के। फिर एक केस था आयसा ब्राउन ब्यूलेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीई, ये भी ट्रिब्यूनल का केस था 1994 का। ये केस रिलेटेड है गुड्स लॉस से रिलेटेड। हुआ क्या कि जैसे किसी ने माल खरीदा दिल्ली से जयपुर, तो दिल्ली से जयपुर आते हुए माल में कोई शॉर्टेज हुई, चोरी हुई, कुछ लॉस हुआ, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको हम रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी से। बी क्या कहता है कि आपको गुड्स रिसीव्ड होना जरूरी है, यहाँ वो माल मिला नहीं है, इनपुट आर शॉर्ट रिसीव्ड हुआ है, तो इस केस में ट्रिब्यूनल ने डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला दिया था। तो ये 4 केस लॉज मैंने उठाए हैं जो गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, इन चारों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप कि इट इज क्लियर फॉर यू कि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल टेस्ट रखो। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड हुआ है इन द केस ऑफ बिजनेस, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर कोविड के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट 3-3, 4-4 महीने बंद पड़े थे, तो उसमें बहुत सारे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। जैसे आज कोई मिठाई की दुकान वाला है, उसका माल सारा खराब हो गया, किसी के माल पे चूहों ने कुतर दिया, जैसे वो न्यूज भी आई थी आज तक में दिल्ली साइड की, तो उस पे क्या होगा? तो वो सब एज पर माई ओपिनियन डिस्ट्रॉयड में आ जाएंगे और उनका आईटीसी आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। आप, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई सर्कुलर इशू नहीं किया कि जो कोविड इम्पैक्ट में गुड्स डिस्ट्रॉय होने को रिवर्सल के लिए मना करता हो। अगर मना नहीं किया तो मतलब आपको रिवर्सल करना ही है। नेक्स्ट अपने आते हैं, ये देखिए डिस्ट्रॉयड के बाद कॉलम है, ठीक है, इसका मतलब अगला वाला पूरा ये जो है वो एक साथ है सेंटेंस। तो अब अगला क्या बोलता है, राइट ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। इन दैट केस also you need to reverse the ITC which has been availed। अब सबसे पहले अपने चलते हैं कि गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम गिफ्ट देंगे तभी तो आईटीसी रिवर्सल करना है। जीएसटी एक्ट में गिफ्ट की डेफिनेशन ही नहीं है। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि हमें डेफिनेशन तो चाहिए कि गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है गिफ्ट टैक्स एक्ट 1858। इसको हम अपने देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि 2017 में एक टेक्ट आया है न्यू इंडिया के लिए, वन नेशन वन टैक्स,
और उसके लिए हम डेफिनेशन यूज ले रहे हैं 1858 की। 1857 में क्रांति हुई थी अपने देश में, उसके बाद का एक्ट है। आप सोचिए 2020 माइनस 1858, ऑलमोस्ट 175 साल, शायद लगभग 175 साल पुरानी हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं 2017 के एक्ट के लिए। अपना इंडिया है, अब कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ये एक्ट क्या बोलता है कि व्हाट इज द गिफ्ट? गिफ्ट इज meant to transfer by one person to another of any existing movable, immovable property, voluntary and without consideration in money or money worth। तो गिफ्ट दोनों चीज हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। सिंस की अपनी आईटीसी ब्लॉक नॉर्मली इन द केस ऑफ बिजनेस गुड्स और बिजनेस एसेट्स पे रहेगी, तो अपना जो मोटिव है वो है मूवेबल। अब क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल है, अपने फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में डील करते हैं, उसके लिए आईटीसी लेते हैं, देते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट है वॉलियंटरी होना चाहिए गिफ्ट। अगर वॉलियंटरी नहीं है, ऑब्लिगेशन है कोई चीज का, तो वो गिफ्ट नहीं है। ठीक है। थर्ड है विदाउट कंसिडरेशन। अब एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत फेमस केस हुआ था, सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। 3 मेंबर की बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि गिफ्ट हैज बीन हेल्ड टू बी वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन टू अनदर विदाउट एनी कंसिडरेशन और कंपनसेशन देयर ऑफ। इस केस में हुआ क्या था कि ये उस जमाने का केस है जब वो जमींदारी प्रथा चलती थी। सोनिया भाटिया के जो दादा थे वो बिहार में, यूपी में, मतलब उस टाइम का यूपी, यूपी में जमींदार थे। तब 1947 में जैसे जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, तो इनके दादाजी ने क्या किया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर दी एज ए गिफ्ट 1858 के एक्ट का सहारा लेके। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भैया ये जमींदार साहब अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। और इनके दादाजी का कहना था कि ये हमने गिफ्ट के हिसाब से की है, तो ये गिफ्ट है, गिफ्ट है तो अब मेरे पास है नहीं, तो मैं जो मिनिमम जो सीमा है कोई लैंड रखने की, मेरे को इतना डिटेल से ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि ये सिविल केस है, तो उसमें मैं बोला आता नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 1858 की डेफिनेशन थी उसको बेस बनाया और इसमें फैसला सोनिया जी के फेवर में सुनाया। साथ में ये भी कहा गिफ्ट इज ए ग्रेजुटी एंड एक्ट ऑफ generosity and does not require a consideration, hence there is no consideration for the transaction, it is not a गिफ्ट। एक ऑस्ट्रेलिया का हाई कोर्ट की एक डेफिनेशन आई हुई है, कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन वर्सेस मैकफिल 1968 में, उसने भी लगभग यही कहा है। अब आप सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन का हम यहाँ क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा रीजन है कि इंडिया के जितने भी पुराने एक्ट है 1947 से पहले के, वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम के है। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया ब्रिटेन का कॉमनवेल्थ था, तो सब जगह लगभग 1947 या उन देशों के इंडिपेंडेंस से पहले के जो एक्ट है वो ब्रिटिश एक्ट की कॉपी है, तो हम मतलब रेफरेंस ले सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो उसमें भी लगभग यही चीज को माना था जो 1858 के एक्ट में कही गई थी। तो अब गिफ्ट का अपने को मतलब समझ में आ गया कि गिफ्ट मतलब दो से उसमें तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो विदाउट कंसिडरेशन, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, ये अगर नहीं हुआ तो वो गिफ्ट है। अब हम डबल एआर रूलिंग पे चलते हैं। डबल एआर रूलिंग वैसे तो फर्जी होती है, इनका कोई यूज नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ, बट ठीक है, अपने अब जीएसटी अभी आया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तो कोई रूलिंग आई नहीं, तो डबल आर रूलिंग हम रेफरेंस वाइज दे सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टूड की डिपार्टमेंट क्या सोचता है। होता क्या है कि इन प्रैक्टिकली इन द टेक्स्ट लॉज हमारे सोचने से भी नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपका असेसमेंट एक डिपार्टमेंट का बंदा करेगा, तो वो क्या सोचता है ये चीज बहुत रेलिवेंट है। तो उस पर्पज से हम डबल एआर रूलिंग ले रहे हैं। एक डबल एआर रूलिंग आई थी सनफोली इंडिया की,
इसमें क्या हुआ कि देखो, एक चीज होती है बिजनेस प्रमोशन, एक चीज होती है गिफ्ट। बिजनेस प्रमोशन क्या होता है कि भैया मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने अपनी सेल या इनकम बढ़ाने के लिए कोई स्कीम लाया हूँ, कुछ अपने कंज्यूमर को बेनिफिट दिया हूँ। अगर मैं मेन डीलर या मैन्युफैक्चर हूँ तो सब डीलर को बेनिफिट दिया हूँ। तो वो जो भी खर्चे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में तो मैं बिजनेस प्रमोशन में दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन खर्चों को फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी गिफ्ट माना जाएगा कि बिजनेस प्रमोशन? क्योंकि अगर बिजनेस प्रमोशन हुआ तब तो वो 17(5)H की ब्लॉक क्रेडिट से बाहर हो जाएगा और उस पर आईटीसी मिलेगा। अगर वो गिफ्ट में आ गया तो 17(5)H में आ गया, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सनफोली का केस क्या था? सनफोली का केस ये था कि जैसे एक मैन्युफैक्चरर था, वो क्या कि कुछ एक स्कीम लाया था अपने डीलर के लिए कि भैया आप इतना टारगेट करोगे तो आपको फॉरेन टूर पे भेजेंगे, इतना टारगेट करोगे तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। तो डबल ए रूलिंग में मैटर गया था, कस्टमर ने ये जो एसएससी था सनफोली यही लेके गया था। तो डबल ए रूलिंग ने इसमें फैसला सुनाया एसएससी के फेवर में, जो मेरे हिसाब से गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि उसने बकायदा रिटर्न दिया, रिटर्न में अपने डीलर को दिया और उनसे एग्रीमेंट भी साइन हुए। तो अगर एग्रीमेंट साइन हो गया तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गया। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आया तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है सोनिया भाटिया का, उसके अकॉर्डिंग वो गिफ्ट हुआ नहीं। गिफ्ट नहीं हुआ तो रिवर्सल की जरूरत क्यों पड़ी? रिवर्सल नहीं होगा। बट डिपार्टमेंट ने, डबल आर ने डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला सुनाया और इसको गिफ्ट माना गया। ठीक है, आप मान सकते हैं, बट मेरे व्यू में ये गिफ्ट नहीं है। एक केस था सुरफा कोर्ट इंडिया का, डबल आर रूलिंग है कर्नाटका की 2019 की। ये भी बहुत अच्छी रूलिंग है। ये एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। हुआ क्या कि एक हार्डवेयर का दुकानदार था। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, मतलब जो अंडरस्टैंडेबल हो आपके, थोड़े बहुत फैक्ट्स में मॉडिफाइड कर दिया मैंने। एक हार्डवेयर का दुकानदार था। अब हार्डवेयर के दुकानदार में अपने को पता है कि उसमें क्या होता है कि जो कारपेंटर या मिस्त्री होता है उनको वो कमीशन देते हैं कि वो उसके पास कस्टमर लेके आएगा। ठीक है। तो इस केस में भी लगभग वही बात थी कि पेंट का मैन्युफैक्चर था सरफो, उसने कारपेंटरों को वो देता था सेल्स प्रमोशन के नाम पे गिफ्ट, कि उनके सबके अलग अलग कोड बना रखे थे। अगर कोई वो बंदा कारपेंटर किसी कस्टमर को लेके आता तो उसके कोड में बुक होता और उनको उसके अगेंस्ट में गिफ्ट मिल जाता है। गिफ्ट आप समझो कि कोई नॉर्मल यूज की चीज, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी। तो ये केस भी डिपार्टमेंट, डबल आर ने डिपार्टमेंट के फेवर में दिया। उनका देने का रीजन ये था कि सिंस डीलर और कारपेंटर के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था, उसमें सिर्फ कोड का यूज हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये गिफ्ट नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से डिसीजन भी करेक्ट है, क्योंकि जब सिर्फ कोड का यूज हो रहा है तब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा, और ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा तो फिर वो गिफ्ट नहीं होगा। वो सॉरी, वो गिफ्ट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है तो, और गिफ्ट हो गया तो आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगी। फिर एक केस था बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि एसएससी ने एक स्कीम रखी कि कोई बंदा कितने टारगेट पूरा करेगा तो उसको सोने का सिक्का मिलेगा, बट कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो इस वजह से इनका भी आईटीसी डिसअलाउ हो गया। तो अब इसमें सीखने लायक ये बात है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे पूछे इस चीज के बारे में, तो आप हमेशा उसको बोलो कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जरूर कर ले, सिर्फ रिटर्न ना हो। आपस में दोनों पार्टियां साइन कर लेगी तो वो गिफ्ट के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा और उस पर आईटीसी मिल जाएगा। अब गिफ्ट में एक सेक्शन 17 का शेड्यूल 1 का एक क्लोज भी थोड़ा सा हिट होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी सी। सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 जो सप्लाई से डील करता है, जो हमें बताता है कि कोई चीज कब सप्लाई मानी जाएगी, इवन विदाउट कंसिडरेशन हो। तो ये पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between related person or between distinct person is specified in section 25 when made in the course and furtherance of the business। मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे मोबाइल की दुकान है,
मेरा बेटा आया, बोला पापा मोबाइल चाहिए, मैंने उसको मोबाइल दे दिया। तो और ऑब्वियसली मेरी दुकान है तो मैं उससे पैसे तो लूंगा नहीं। तो अब हुआ क्या कि शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ये चीज सप्लाई हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा और मैं रिलेटेड पर्सन है, तो सप्लाई हो गई। तो सप्लाई हो गई तो इस पे फिर वैल्यूएशन रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। उसकी उस पे जो डीलर है उसको उस पे टैक्स देना होगा। ठीक है। अब इन दैट केस, और गिफ्ट, और सेम टू सेम चीज गिफ्ट में भी आ गई। अब दिक्कत क्या होती है इन दैट केस, उसको इधर तो आईटीसी देना, आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा क्योंकि वो गिफ्ट है, और दूसरी तरफ उसको जीएसटी पेड करना पड़ेगा एज ए सप्लाई देख के। तो ये चीज ध्यान रखने लायक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कई बार दिक्कत होती है, लोग ध्यान नहीं देते। सेकंड है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, कि अगर कोई भी मालिक अपने स्टाफ को 50,000 तक का साल का गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई में नहीं आएगा, बट वो गिफ्ट में आ जाएगा। मतलब अगर दिवाली पे मैंने अपने स्टाफ के लिए सोन पापड़ी मंगवाई और उस पे मैंने दुकानदार को जीएसटी पेड किया है, तो मेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट आईटीसी का इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा गिफ्ट है, और गिफ्ट है तो फिर डिसअलाउ है आईटीसी, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं। ये तो बस ठीक है, होली आ गई, दिवाली आ गई, मैंने स्टाफ को गिफ्ट दिया है। ठीक है। तो ये अपना प्रोविजन था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज एच। तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ, इसके जितने भी क्लॉज सब क्लोज है स्पेसिफिक उनकी। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जीएसटी में आईटीसी ही सबसे बड़ी कहानी है। अगर किसी का आईटीसी डिसअलाउ हुआ या अलाउ हुआ, उसके बाद ही सारे सेक्शन अप्लाई है। क्योंकि आप एक चीज समझो कि डिपार्टमेंट ने आपका 100 रुपए का आईटीसी डिसअलाउ किया, तब डिपार्टमेंट क्या करेगा? आप पे पेनल्टी भी लगाएगा, प्रोसिक्यूशन भी होगा, आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा सेक्शन 50 का, हर चीज ट्रैक्ट हो जाएगी। और एज ए कंसल्टेंट आपसे भी ज्यादातर अगर आपके क्लाइंट पूछेंगे ना, तो आप मान के चलो 70 to 80% उनकी क्वेरी यही होगी कि साहब इस पे आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सेक्शन 16 और 17 पे बहुत पकड़ रखिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही सब कुछ होना है। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। तो अगर आपके फीडबैक पॉजिटिव आते हैं, इंकरेजिंग आते हैं, तो इसी टॉपिक इसके अगले टॉपिक पे मैं एक वीडियो और बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू।